सबसे पहले तो अली बुखारी साहब, बड़ा फ़ैसला है मखसूस नशस्तों का, और जिससे बैलेंस ऑफ पावर जो है मज़ीद हिज़्ब इक़्तिदार की तरफ अब जा रहा है, तो क्या लगता है कि ये जो मखसूस नशस्तों का फ़ैसला आया है, इसके बाद PTI की जो थोड़ी बहुत बची खुची उम्मीदें थी, वो उम्मीदें भी ख़त्म नहीं हो रही? कुछ ज़्यादा मायूसी तो नहीं हो रही आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। देखिए मतीउल्लाह जान साहब, उम्मीदों की ख़त्म होने की बात नहीं है, बात हक प्रिवेल करने की है। बात यह है कि आपके जस्टिस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से, जस्टिफाई तरीके से अपना काम करने की बात है, और रूल ऑफ लॉ की बात है, अगेन दोबारा सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। ये दो तीन ही चीज़ें हैं ना। हमें इसमें अफसोस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग ये सोच रहे थे कि ये जो रिव्यू जब बेंच बना, तो जब बेंच ही अंडर क्वेश्चन आ गया, जब बेंच ही अंडर क्वेश्चन था और उस बेंच ने किसी की कोई बात नहीं सुनी और वो तुले हुए थे एक बात करने पे, तो इसमें कोई दूसरी बात तो नहीं। आपके बाहर स्टूडियो के बाहर जो बंदा खड़ा होगा उससे भी पूछते आप, तो वो भी आपको यही कहता कि क्या फ़ैसला आना है। फ़ैसला आना जो है वो हैरान कुन नहीं था, अफसोसनाक था कि आपने 200 साल की जूरिस्प्रूडेंस उठा के पीछे फेंक दी। अब ये आपकी लेगेसी इसको डिफ़ाइन कैसे करेगी, इसको डिफेंड कैसे करेगी? और अगर मैं थोड़ा और वाज़ेह अल्फाज में बात करूँ, क्योंकि डिसीजन आ चुका है, आप और मैं दोनों इसको डिस्कस भी कर रहे हैं, कर सकते हैं, हमारा लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीज़न। ये तो इंटरनेशनली भी डिस्कस होगा। रीज़न ये कि आप 79 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फैसले को 50 साल बाद आके कहते हैं कि हमने गलत किया। तो अगर मैं सीक्वेंस देखूँ तो हर 25 साल बाद ऐसा फैसला आया। अगर मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 79 वाला फैसला करूं, तो मैं ज़फ़र अली शाह के केस को कहाँ लेके जाऊं, जिसमें नज़रिया ज़रूरत का नाम यूज़ किया गया, और अगर मैं उसको लेके जाऊं तो फिर ये आज का फैसला ECP का कहाँ पर जाएगा? और मैं ये पूछने का हक़ तो रखता हूँ ना कि आपने बेंच बना दिया, आपने कॉन्स्टिट्यूट कर दी चीज़ें, आपने रिव्यू के सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म करके अपने सिरे से नई एक रिव्यू की पॉलिसी दे दी। लेकिन ये तो कोई पूछ लेता ना यार कि जो ऑर्डर जिसको रिव्यू किया वो पढ़ तो लो यार पहले, क्योंकि लीगल इम्प्लिकेटी होती है आखिर में 17वें दिन जाके। जी। और दूसरी चीज़ उसमें यह भी ज़रूर पूछने वाली थी कि ECP ने इसमें एग्जीक्यूशन की, सवा साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था, सबसे बड़ा बेंच था जो फुल बेंच ने कॉन्स्टिट्यूट कर हो रही है ना, अब तो सुप्रीम कोर्ट बैठ गया ना ECP। अब तो उन्होंने कल इजलास बुला लिया। तो ये आपकी तरफ से दरख्वास्त भी रजिस्ट्रार को दी गई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के लिए। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट का क्या तनाज़ा है? देखिए, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जब कोर्ट ने ऑर्डर अनाउंस कर दिया, उनका वेबसाइट पे आएगा, वो कोर्ट ऑर्डर होगा, उसको हम अप्लाई करेंगे। भाई कोर्ट ऑर्डर बन गया तो एग्जीक्यूट भी होगा, और हमें कॉपी भी देंगे, आपको भी कॉपी देंगे। ऑर्डर तो आ गया, वो छप भी गया, मीडिया में छप गया, लेकिन रजिस्ट्रार साहब ने तो एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिया। मेरी इन्फॉर्मेशन उसमें मसला क्या, आपको एतराज़ क्या ऑर्डर कोर्ट? देखिए, हम देखना तो चाहते हैं ना कि ऑर्डर ऑफ कोर्ट आ जाए, देखें तो सही ना उस पर है क्या। बेसिकली जो सलमान राजा साहब की तरफ से भी खत लिखा गया है, और जो हामिद रजा साहब की तरफ से भी रजिस्ट्रार को दरख्वास्त दी गई है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से कि 10 जजों के दस्तखत तो मौजूद हैं, लेकिन 2 जजेस जो हैं, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, उनके दस्तखत नहीं है, तो वो मुसद्दका कॉपी ऑर्डर की चाहिए। ऑब्वियसली उनके साइन होंगे तो मिलेगी ना। तो आपके ख्याल में क्यों नहीं कर रहे वो साइन? ये तो अब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए कि क्यों नहीं साइन हो रहे। अभी तक इतना बड़ा फैसला कर दिया आप मखसूस नशस्तों के फैसले को खुशाइन करार देते हैं, और ये जो बज़ाहिर माले गनीमत है इसमें आपको भी हिस्सा मिल रहा है, आप इसे कबूल करेंगे? भाई, इसमें ऐसा है कि आप भले सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को माले गनीमत कहिए या जो भी कहिए, वो आप कह भी सकते, मगर हमने इस जजमेंट को रिव्यू के लिए अप्लाई नहीं किया। आपने देखा कि हम JUI इसमें पेश नहीं हुए। आपने ये भी देखा, दरख्वास्त दायर की थी शायद आप लोगों ने? जी, दरख्वास्त दायर की थी आपने? नहीं, आपको किसने कहा? आपने फरीक भी नहीं इस केस में। ठीक है, आप कह रहे हैं कि फैसला आपको कबूल नहीं है? नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा कि मुझे कबूल नहीं है। हमने सिर्फ ये कहा कि हमने उस जजमेंट को जो अंडर रिव्यू थी, हमने उसको चैलेंज नहीं किया। पिटीशन में जब हमको नोटिस आया, क्योंकि हमें रिस्पॉन्डेंट बनाया होगा किसी न किसी दोस्त ने, तो वो हम उसमें भी पेश नहीं हुए, ना JUI की तरफ से और ना उस जजमेंट की, जो जजमेंट अंडर रिव्यू थी उसके आने से पहले जो उसके बेनिफिशियरी थे उनके बिहाफ पे। तो हमने उनको जो है, हमने इसमें कम से कम इस हद तक जो है ना अपने आप को रोका कि हम इसमें पेश नहीं होंगे और हम रिव्यू के लिए भी अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि आपसे आए तो आने दो, तो ये सीटें आप कबूल करेंगे या नहीं?
सीटें अगर हम कबूल न भी करें तो आपका क्या ख्याल है, वो आपको मिल जाएंगी या किसी और को मिल जाएंगी? इस जजमेंट के बाद वो सिर्फ वो उसी पार्टी की रहेंगी जिस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। वो अगर आप नहीं देंगे तो दूसरी पार्टी को नहीं जा सकेंगी। इस जजमेंट के बाद ये लीगल पोजीशन है इसमें। तो आप ये कह रहे हैं कि जो मखसूस नशिस्तें आपको मिलेंगी, आप उन मखसूस नशिस्तों को अवेल करेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे? ये तो देखो पार्टी की पॉलिसी होगी ना, वो तो पार्टी की जिन्होंने जो लिस्ट दी हुई है उन्होंने अवेल करना है या उन्होंने अवेल नहीं करना। मगर अगर फर्ज करो कि अगर मैं उस लिस्ट पे हूँ, किसी स्पेशल सीट के उस लिस्ट पे हूँ, अगर मैं अवेल ना भी करूँ तो वो सीट वो उसी पार्टी की रहती है और उसके बाद नेक्स्ट जो भी शख्स उस नंबर पे होता है उसको मिलती है। और अगर वो फर्ज कर लीजिए कि अगर कोई अगला नंबर खाली रह जाए तो उसी पार्टी को कहा जाता है कि आप जो है ना इसके अगेंस्ट नॉमिनेशन दें, दूसरे को नहीं मिले। मगर आपके नज़दीक ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये माले गनीमत नहीं है? ये माले गनीमत इसलिए नहीं शायद बनता कि इसमें गलती शायद उन पार्टीज की है जिन्होंने बर वक्त उसको लॉ को नहीं समझा और उसके तहत उन्होंने 3 दिन के अंदर अप्लाई करना था, उन्होंने अप्लाई नहीं किया। और जब वो 3 दिन के अंदर जो है ना जो मामला नहीं हुआ तो उस पार्टी के साथ जो है ना उन्होंने उस पार्टी के हवाले मामला किया जो कि शायद जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो अगर आप इलेक्शन फर्ज करिए कि आप इस्लामाबाद से इलेक्शन आप लड़ रहे हैं और आप इस्लामाबाद के रहने वाले नहीं हैं और इस्लामाबाद में रहने वाला कोई जो है उसमें कंटेस्ट में नहीं आता, आप अनअपोज इलेक्ट हो जाते हैं, तो क्या ये कहा जाएगा कि ये आप जो है ये इलेक्शन जो है ना आपको तो एक वोट भी नहीं मिला, आप तो अनअपोज आ गए? ये टेक्निकल जो है ना वो टेक्निकल जस्टिस है। तो आप टेक्निकली सीटें जो हैं कबूल करेंगे और जाहिर बात है उसका भरपूर फायदा मैंने नहीं कबूल करनी, उन लोगों ने कबूल करनी है। ये आपकी पार्टी, मेरा मुराद है आपकी पार्टी। तो ऐसा आपका कोई असूली मौक़िफ़ नहीं है इस मामले पे? असूली मौक़िफ़ इतना ही था कि इसमें हमने रिव्यू के लिए अप्लाई नहीं करना था, रिव्यू में ना किसी को सपोर्ट करना था ना कंटेस्ट करना था। वो आपने रिव्यू के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? ये आप क्या साबित करना चाह रहे थे रिव्यू में अप्लाई ना करके? पार्टी का फैसला था। क्यों क्या साबित करना चाह रहे थे? ये क्यों साबित? नहीं, पार्टी का फैसला किसी मंतक, लॉजिक, असूल की बुनियाद पे होगा ना। क्या मंतक थी? बुनियाद पे हुआ था कि हम इसको नहीं, बस हम इसको चैलेंज नहीं करते, जो फैसला हो गया है। अगर फर्ज कर लीजिए कि वो ऑर्डर जो है वो सस्टेन करता तो भी हम उसको एक्सेप्ट कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, अब ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की जो एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है, पीटीआई वाले सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि तमाम 12 जजों के दस्तखत शुदा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी किया जाए जिस पे अमल दरामद होना है। और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अभी तक 12 जजों के दस्तखतों वाला सामने नहीं आया। कितना अहम है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आपके नज़दीक बतौर एक कानूनदान? उसमें सब जो बेंच का हिस्सा होते हैं, जो जजेस जो है बेंच का हिस्सा होते हैं वो सब साइन करते हैं। इवन जो है ना डाइसेंट करें तो भी साइन करते हैं, उनका अपना एक इख्तिलाफी नोट हुआ करता है और वो उसको साइन करते हैं। कोई इसको साइन करने से इनकार नहीं कर सकता कोई जज। तो आप डाइसेंटिंग नोट दे सकता है, ये उसका इख्तियार है। ये नहीं कह सकता कि मैं साइन नहीं करता। तो आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील बासी के अगर दस्तखत वाला फैसला सामने नहीं आया 12 के 12 जजों का, तो सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म जो है ये नाकाबिले अमल होगा? मैं ये कह रहा हूँ कि वो अपना डाइसेंटिंग नोट दे सकते हैं, डाइसेंट कर सकते हैं, मगर वो उस डाइसेंटिंग नोट के अलावा जो है वो कोई ऐसा जो नहीं कह सकते कि हम आर्डर को साइन नहीं करते। उनका अपना इख्तिलाफी नोट का उनके पास इख्तियार है। लेकिन वो ऑर्डर तो शुरू में दे चुके हैं और उनको बेंच से जो उनकी बग़ाज़ाहिर मर्जी के खिलाफ हटाया गया क्योंकि उन्होंने अपने नोट में लिखा कि वो रिक्यूज नहीं कर रहे, तो फिर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट उनके दस्तखतों के बगैर जारी हो सकता है या नहीं? ये वजाहत कर दें। वो रिक्यूज नहीं कर रहे तो उसके बाद जो है वो फिर जो भी बेंच की फॉर्मेशन हुई होगी उसको देखना पड़ेगा कि उसमें कोई फॉर्मेशन में दोबारा नई फॉर्मेशन हुई है, नया बेंच बना है, नहीं बना, इस चीज़ को देखना पड़ेगा। ठीक है जी। कमरुल इस्लाम साहब, आप तो माशाल्लाह एक फातिह की तरह बैठे हैं और मुंतज़र हैं बज़ाहिर 27वीं आईनी तरमीम के। आपको कैसा लग रहा है कि ये जो इजाफ़ी आपको मखसूस नशिस्तें मिली हैं, आप समझते हैं इन नशिस्तों पे आपका हक था और जो मखसूस सर्कमस्टांसेस थे 12 जुलाई के
फैसले में जिनका जिक्र था पिक्यूलर सर्कमस्टांसेस, जिसमें बज़ाहिर पीटीआई को सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया और इलेक्शन कमीशन ने भी उनको जो है बतौर सियासी जमात तस्लीम नहीं किया, इन मखसूस हालात व वाक़यात का कोई किरदार नहीं था इस इलेक्शन में, और ये फ़ैसला जो है दुरुस्त फ़ैसला है जो अब आया है? देखिए, पहले तो आपने दो कोहना मश्क और मौकर कानूनदानों के दरमियान मुझे बिठा के, जो कि मैं तो कानून की ज़्यादा बारीकियों को नहीं समझता, लेकिन जो चीज़ें जो इस फैसले के मुताबिक फातेह तो हमेशा जो मुकदमा जीतता है, हम मफ्तू भी रहे हैं, हम जो हैं वो उसके रहे हैं, सारी चीज़ों के मज़लूम भी रहे हैं। तो अब अगर किसी फ़ैसले की रूह से हमें फ़तह हासिल हो गई तो मेरा ना आपको एतराज़ होना चाहिए ना किसी और को। अदालत के फैसले की ज़ाहिर अदालत में एक आदमी जो केस जीतता है उसे क्या लफ्ज़ कहते हैं? जीत है ना। बिल्कुल। तो जीत को अगर आप फतह कह लें, उसमें बेशक जितना भी तंज शामिल भी हो जाए तब भी वो जीत ही रहती है। तो किसी ने बात नहीं की है। नहीं, मैंने कहा अगर उसको फतह या मफ्तू या माले गनीमत या जंग की जितनी भी इस्तिलाहात इस्तेमाल कर लें, तो कामरान साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से उस चीज़ की वजाहत की कि एक चीज़ होती है जो सियासी, जो स्पीकिंग टू द गैलरी, स्पीकिंग टू द सोशल मीडिया और सोशल मीडिया से दादो तहसीन लेने का तरीका, और एक होता है जो कुछ कानून में लिखा हुआ है। अब अगर कानून में लिखा हुआ है कि 3 दिन के अंदर एक आदमी ने अपनी जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपने वापस लेने या जमा कराने, तो वो 3 दिन ही है, उसको तब्दील तो आप नहीं कर सकते। आज तक मुझे बताएं, मैं एज ए लेमैन और एज ए पॉलिटिकल वर्कर सवाल कर रहा हूँ कि किसी जगह पे जब रिजर्व्ड सीट्स थोड़ी होती थी, यानी 70s में या 60s में, उस वक्त भी वोट की बुनियाद पे अगर किसी को रिजर्व्ड सीट्स मिली हूँ, यानी हासिल करदा वोट, तो माइनॉरिटी की थी ना उस वक्त, तो इवन देन उसकी जो सिलसिला था वो तो उसी पे बुनियाद पे था कि जो जिस पार्टी की असेंबली के अंदर जो है वो ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। तो अब जैसे कामरान साहब ने कहा कि वो कोई ना भी ले तो उनको तो नहीं मिल सकती, इस पे तो बेहद इत्तफाक राय है अक्रॉस द बोर्ड कानून के तमाम हलकों का कि उनकी तो जो गलतियां थी, चाहे वो कहीं किसी जगह पे लैप्सेस थे, किसी जगह सियासी गलती थी, किसी जगह कानूनी गलती थी। देखिए, जमात इस्लामी से पहले किया इन्होंने, और जमात इस्लामी से एक एग्रीमेंट हो गया था, फिर उसके बाद उसे तब्दील किया, फिर एक और जमात से किया। लेकिन आपको भी पता ना जिन हालात में इलेक्शन हुए वही 2018 वाले दबाव थे, वही किरदार थे, तो आप तो भुगत चुके हैं ना। अब आप खुश हो रहे हैं जो पीटीआई के साथ 2024 के इलेक्शन में हुआ? नहीं, हम तो जो कानूनी फैसला है उस पे तो खुशी का इजहार करना बनता है। एक कानून की रोशनी में फैसला आया, जो लिखा हुआ आईन है उसकी रोशनी में फैसला आया। एक फैसला 12 जुलाई को भी आया था जिस पे 9 महीने तक अमल नहीं हुआ, वो क्या था? देखें, अगर कोई क्रिकेट का बहुत बड़ा खिलाड़ी जो है वो सिग्नल तोड़ता है और उसको ट्रैफिक वाला चालान करता है उसको, तो वो तो कानून के ज़ाब्ते की रोशनी से करेगा, तमाशाई उसे शायद पसंद ना भी करें। चलो ठीक है।